हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे 12th फिजिक्स का एक नया अध्याय नाभिकीय ऊर्जा यानी न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में। ये 12th की टॉपिक है, प्लस जीआईसी एलटी में भी यूज होती है। तो बेसिक हम लोग 12th मान के चलेंगे। 12th की इम्पॉर्टेंट हेडिंग आज हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ से आपको 5 नंबर मिलने वाला है। 5 नंबर की एक न्यूमेरिकल्स या फिर यहाँ से कुछ चीज़ें ज़रूर मिल जाएगी। तो चलिए देखिए क्या होती है नाभिकीय ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा में क्या क्या हमको पढ़ना होता है। तो सबसे पहले जो हमको पढ़ना होता है, पहली जो हेडिंग है वो हमको पढ़नी है परमाणु द्रव्यमान मात्रक, मतलब एटॉमिक मास यूनिट। इसी को हम लोग AMU कहते हैं। सबसे पहले हमको जो पढ़नी है वो है परमाणु द्रव्यमान मात्रक, फुल फॉर्म इसका एटॉमिक मास यूनिट, शॉर्ट फॉर्म इसका AMU। तो इस तरह हमको सबसे पहले पढ़नी है परमाणु द्रव्यमान मात्रक यानी एटॉमिक मास यूनिट। जानिए ये होता क्या है, परमाणु द्रव्यमान मात्रक होता क्या है। तो ये द्रव्यमान मापने की सबसे छोटी इकाई होती है। ये क्या होती है? द्रव्यमान मापने की सबसे छोटी इकाई होती है। इसे परमाणुविक द्रव्यमान मापा जाता है। तो सबसे पहले जाने इसके बारे में कि ये द्रव्यमान मापने की सबसे छोटी इकाई है, बहुत छोटी इकाई। और इसे क्या मापा जाएगा? इससे परमाणुविक द्रव्यमान को मापा जाता है। तो डिफिनीशन इसकी क्या है, कैसे ये जाना गया, क्या है ये? तो परमाणु द्रव्यमान मात्रक के बारे में ये बताया गया कि कार्बन 612 के एक परमाणु के एक परमाणु के 12वें भाग के द्रव्यमान, 12वें भाग के द्रव्यमान को 12वें भाग के द्रव्यमान को परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहते हैं। क्या कह रहा हूँ मैं? देखिए कार्बन 612 जो होता है, कार्बन 612 के एक परमाणु के 12वें भाग के द्रव्यमान को क्या कहते हैं? परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहते हैं। तो अच्छा, कार्बन 12 ही क्यों लिया जाता है, क्या वजह इसके पीछे है? तो कार्बन 612 जो है ना, केवल यही एक ऐसा परमाणु है जिसका परमाणु भार और AMU में द्रव्यमान दोनों सेम होता है। कार्बन 612 को क्यों इस्तेमाल किया गया, उसका एक ख़ास बात है, ख़ास वजह है कि जो कार्बन 612 होता है केवल इसी का यही ऐसा परमाणु है जिसका AMU में परमाणु द्रव्यमान 12 होता है। जिसका AMU में द्रव्यमान कितना होता है? 12 एकदम एग्जैक्ट होता है, ना तो कम ना तो ज़्यादा। बाकी और लोगों का कम या ज़्यादा हो सकता है, बट कार्बन 612 का कम या ज़्यादा नहीं होता, इसीलिए इसको इस्तेमाल किया गया। तो मैंने कहा कार्बन 612 के एक परमाणु के 12वें भाग के द्रव्यमान को क्या कहते हैं? परमाणु द्रव्यमान मात्रक। तो इस तरह इसकी डिफिनेशन बन जाती है। आगे देखिए अब देखिए, निकालते हैं इसको आगे देखिए। इसका मतलब ये हुआ कि एक AMU बराबर होगा 1/12 गुणे कार्बन 612 के एक परमाणु का द्रव्यमान, कार्बन 612 के एक परमाणु का द्रव्यमान ये होगा। एक AMU बराबर होगा 1/12 गुणे कार्बन 612 के एक परमाणु का द्रव्यमान। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं हम लोग। 1/12
गुणे कार्बन 612 के एक परमाणु का द्रव्यमान, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 12/n, वो भी ग्राम में। उसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, कार्बन 612 के एक परमाणु का द्रव्यमान, और इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं 12/n, वो भी किस में, ग्राम में। n क्या है, जहाँ n जो है वो है आवोगेद्रो संख्या। n क्या है, आवोगेद्रो संख्या है, और n का मान होता है 6.02 गुणे 10 का पावर 23। तो चलो रखें, ये 12 से तो 12 कैंसिल हो जाएगा, अब यहाँ बचेगा 1/n और ग्राम, या इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1 AMU बराबर आएगा 1/6.02 गुणे 10 का पावर 23, और ग्राम यानी यही आपको मिलेगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हमारे सामने आ गया है। एक AMU का जो ग्राम से रिलेशन होता है, एक AMU बराबर कितना होता है, 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। अब इसको आप केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं, केजी में कन्वर्ट करेंगे तो यही पावर थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, या फिर हम इसे को क्या लिख सकते हैं, एक AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻27 kg। ये बेहद महत्वपूर्ण आपके पास एक प्रतिबंध है। इसका मतलब हम लोग जो AMU जानते थे, AMU के बारे में क्या कहा गया, ये कार्बन 612 के 12वें भाग के बराबर होता है, ठीक है, 12वें भाग के बराबर होता है। फिर हमारे दिमाग में इसका ग्राम से या किलोग्राम से क्या रिलेशन है, तो जब मैं ग्राम से रिलेशन निकाला तो पता लगा कि एक AMU बराबर 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम होता है, ये तो ग्राम में है। या फिर केजी में निकालने लगा तो एक AMU इक्वल टू आया 1.66 इंटू 10⁻27 kg। तो ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से समझ के रखिए, आगे इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, हम लोग एक बात जान चुके हैं, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 1 AMU इज इक्वल टू कितना आ गया है, 1.66 इंटू 10⁻27 kg। ये बात हम लोगों को पता हो चुकी है और इसको हम लोग हमेशा याद रखेंगे। अब देखिए मैं निकालने क्या वाला हूँ, अब मैं निकालने वाला हूँ 1 AMU की तुल्य ऊर्जा निकालने वाला हूँ। क्या निकालने वाले हम लोग, एक AMU की तुल्य ऊर्जा निकालने वाले हैं, यानी एक AMU के द्रव्यमान से कितनी ऊर्जा बन सकती है। ये आता है ऑप्शनल में, बहुत बार ये क्वेश्चन देखा है मैंने। तो एक AMU की तुल्य ऊर्जा चलो निकालते हैं। मेरे पास जो द्रव्यमान है वो है एक AMU, यानी मेरे पास जो द्रव्यमान है, मास है, वो है 1 इंटू 66 इंटू 10⁻27 kg, और C इक्वल टू जानते हैं हम लोग 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आइंस्टीन सर ने बताया था कि डेल्टा E इक्वल टू होता है m इंटू सी का स्क्वायर। इसी पे रखिए आप, तो डेल्टा E इक्वल टू हो जाएगा 1.66 इंटू 10⁻27 इंटू 3.0 इंटू 10⁸ का पावर 2। कैलकुलेशन करिए थोड़ा सा। डेल्टा E इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻27 इंटू यहाँ 9 इंटू 10⁻16। डेल्टा E इक्वल टू मल्टीप्लाई करते हैं, 9 छंग 54 4, 9 छंग 54 59 हो गया, 5 बचा है,
और 9 के 9 5 14, यहाँ लग जाएगा पॉइंट इंटू 10 टू पावर, यहाँ 27 में से 16 जाएगा माइनस का 11। या फिर आप इसी को लिख सकते हैं कि डेल्टा E इज इक्वल टू बनेगा हम लोगों के पास 1.49 इंटू 10 टू पावर माइनस 10, और ये आएगा जूल में। तो एक तो ये है, जूल में इतना बनता है, लेकिन जूल में हम लोगों को कोई नीड नहीं होती, हम लोगों को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है, तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं। देखिए, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट होगा, डेल्टा E इक्वल टू 1.49 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। तो जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो इसका कैलकुलेशन तो मान लीजिए हो जाएगा, बट करके टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप जब लिखेंगे तो आएगा 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये आप लोगों को याद रखना है। मैंने आपको बता दिया कैसे एनर्जी कैलकुलेट होती है, तो कैलकुलेट होके जूल में तो इतनी आई। अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करोगे तो कैसे करोगे ये भी मैंने बता दिया कि 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 से डिवाइड करोगे। तो डिवाइड करोगे तो आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसका मतलब अगर एक AMU मास को हम लोग नष्ट कर डालेंगे, पूरा नष्ट कर डालेंगे, तो कितनी ऊर्जा मिलेगी, तो कितनी ऊर्जा मिलेगी, 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा हमको मिलेगी। तो इस तरह हमको दो बातें पता चली, जूल में ऊर्जा चाहिए तो जूल में इतनी ऊर्जा मिलेगी, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो इतनी मिलेगी। ज़्यादातर इसी क्वेश्चन को मैं विकल्प में देखा हूँ, ऑप्शनल में पूछा जाता है ये कि अगर एक AMU मास को हम लोग डिस्टर्ब कर दें पूरा, तो कितनी एनर्जी बनेगी, तो बताइए कितनी बनेगी, तो 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ध्यान देना क्योंकि ऑप्शन में ऐसे भी रहता है 931 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर केवल इतना याद रखोगे ना तो इसी पे मार दोगे टिक। तो ध्यान दीजिएगा 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसको बहुत अच्छे से समझ के तब जाइएगा। तो इतनी बात कंप्लीट, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, दो चीज़ें पढ़ चुके हम लोग। सबसे पहले पढ़े कि AMU क्या होता है, फिर हम लोग पढ़े कि AMU का ग्राम या किलोग्राम से रिलेशन क्या है, दूसरी चीज़। फिर हम लोग पढ़े कि एक AMU से कितनी एनर्जी निकल सकती है, तो तीन चीज़ें हो गई हैं। आगे हम लोगों को एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ पढ़ना है, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ पढ़ना है, द्रव्यमान क्षति। मास लॉस के बारे में हमको पढ़ना है। देखिए, यही समझते हैं, एकदम ध्यान से समझते हैं क्या है ये द्रव्यमान क्षति, होता क्या है। जैसे आप बताइए, आपके पास ये कोई गोला है, ये कोई गोला एकदम खाली सा, खोखला सा, बहुत खोखला सा गोला है। इसमें मैंने कुछ पार्टिकल्स डाले हैं, और वो पार्टिकल्स मैंने 5 पार्टिकल्स डाले हैं 2 kg के, बाकी 5 पार्टिकल्स डाले हैं 3 kg के। ऐसे मैंने 5 गोले डाले हैं 2-2 किलो के, बाकी 5 गोले डाले हैं 3-3 किलो के। ये मैंने डाला है, ये मुझे याद है कि मैंने इतना डाला है। 5 गोले मैंने डाले हैं 2-2 kg के हैं। टोटल वेट कितना हुआ इसका, 10 kg, और इसका टोटल वेट कितना हुआ, 15 kg। आप बताइए, जब इस गोले को आप ले जाइए तौलने के लिए, तो गोले का नेट वेट कितना होना चाहिए, अगर इसका अस्तित्व ना हो तो नेट वेट तो होना चाहिए 15 और 10 कितना, 25, ये होना चाहिए। क्योंकि 5 गोले हैं 2-2 kg के, 10 किलो हो गया। 5 गोले हैं 3-3 किलो के, 15 किलो हो गया। जब इसको आप तोलोगे तो कितना आना चाहिए, 25 आना चाहिए। बट अगर आप इसे ले जाके तौलिए और पता लगे कि इसका वेट तो 25 नहीं है, 20 ही kg है,
तो आप ज़रूर थोड़ा सा सरप्राइज्ड होंगे कि ये क्या हो रहा है, ये कहाँ गया 5 किलो वेट तो मेरा लॉस हो गया। और यही जो वेट लॉस होता है आज हम लोग उसी को पढ़ेंगे कि क्यों होता है और कहाँ जाता है, यानी द्रव्यमान क्षति में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। बट यहाँ हमको न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना है, ये मैं एग्जाम्पल लेके आपको बता रहा था। तो चलिए समझते हैं। सुनिए, नाभिक का जो वास्तविक द्रव्यमान होता है ना, जैसे ये नाभिक बताइए किससे बना है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से। नाभिक का जो वास्तविक द्रव्यमान होगा उसमें प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान से कुछ कम होता है। नाभिक का जो द्रव्यमान होगा प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान से कुछ कम होता है। आप ही बताइए, जैसे नाभिक में कौन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, तो इन दोनों का जो वेट होना चाहिए वही नाभिक का वेट होना चाहिए। लेकिन जब नाभिक का वेट देखा जाता है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से कुछ कम आता है, और द्रव्यमान में इसी कमी को हम लोग कहते हैं द्रव्यमान क्षति। ऐसा क्यों होता है, रीज़न क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वेट ज़्यादा होता है, लेकिन जब दोनों ये जुड़ते हैं तो जुड़ने के बाद वेट कम हो जाता है। रीज़न क्या है, क्यों होता है ऐसा? तो इसका रीज़न ये है कि जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में जुड़ता है तो इसका कुछ द्रव्यमान नष्ट होकर एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। फिर से सुनिए, जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऐड होता है, जब ये दोनों जुड़ता है तो कुछ मास जो है, कुछ द्रव्यमान नष्ट होकर एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो थोड़ा सा द्रव्यमान कम हो गया, वही कमी होती है द्रव्यमान में जो हम लोग जान नहीं पाते, और उसी कमी को क्या कहते हैं, द्रव्यमान क्षति। तो क्या द्रव्यमान क्षति समझ रहे हैं सब लोग? फिर समझ लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि किसी भी नाभिक का जो वास्तविक द्रव्यमान होता है, एक्चुअल मास, वो उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से कुछ कम होता है। कौन कम होता है? नाभिक का द्रव्यमान। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अलग अलग देखोगे तो ज़्यादा होगा, लेकिन जब नाभिक का द्रव्यमान देखोगे तो कम होगा। द्रव्यमान में जो ये कमी है, इसी कमी को हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यमान क्षति कहते हैं। और द्रव्यमान क्षति बराबर होता है, अगर आपको निकालना है कि द्रव्यमान क्षति क्या है, तो द्रव्यमान क्षति बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान माइनस नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, माइनस नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान। तो इस तरह हम लोग निकाल सकते हैं द्रव्यमान क्षति। द्रव्यमान क्षति कैसे निकलेगी? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान पहले जोड़ दीजिए, उसके बाद माइनस कर दीजिए नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान। तो इस तरह हमको द्रव्यमान क्षति पता चल जाएगी। तो ये होता है द्रव्यमान क्षति। फिर समझिए, मैंने कहा किसी भी नाभिक का जो वास्तविक द्रव्यमान होगा उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से कुछ कम होगा, और इसी कमी को हम लोग क्या कहेंगे, द्रव्यमान क्षति कहेंगे। रीज़न क्या है, क्यों कम होगा? क्योंकि जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में जुड़ रहे थे तो कुछ मास जो है एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो गया था, वो ऊर्जा बन के चला गया था बाहर, और इसी वजह से द्रव्यमान में कुछ कमी आ जाती है। तो इसी कमी को क्या कहते हैं हम लोग, द्रव्यमान क्षति कहते हैं। तो ये हो गई द्रव्यमान क्षति की बात। आगे देखते हैं। एक होती है बाइंडिंग एनर्जी, यानी बंधन ऊर्जा। ये क्या होती है, इसको समझिए। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में जुड़ते हैं तो एनर्जी लॉस होती है, चली जाती है बाहर। अब बंधन ऊर्जा क्या है? प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को अलग करने के लिए, जैसे नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को अनंत दूरी तक अलग करने के लिए जितनी ऊर्जा की ज़रूरत होगी, उसी ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, बंधन ऊर्जा। या फिर आप कह सकते हैं, बंधन ऊर्जा नाम से पता चल रहा है कि जो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को बांध के रखती है, अगर उतनी ऊर्जा मिल जाए तो वो छूट जाएंगे, वो दूर दूर हो जाएंगे। जो नाभिक में कौन होता है बताओ, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, और ये नाभिक के भीतर रहते हैं। एक एनर्जी है जो इनको यहाँ रोक के रखती है, अगर बाहर से उतनी एनर्जी मिल जाएगी तो ये स्वतंत्र हो जाएंगे और दूर दूर चले जाएंगे। यही दो तरीके से डिफिनेशन बनती है। प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को अनंत दूरी तक अलग करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बंधन ऊर्जा कहते हैं। तो बंधन ऊर्जा किसे कहोगे?
नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अनंत दूरी तक अलग करने के लिए जितनी ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी उसी ऊर्जा को क्या कहेंगे हम लोग? बंधन ऊर्जा कहेंगे। तो यानी बंधन ऊर्जा वो है जिसने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांध के रखा है, इसको रोक के रखा है। अगर बाहर से प्लस में उतनी ऊर्जा मिल जाएगी तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन चले जाएंगे। तो ये है बंधन ऊर्जा। आपको ये निकालना होता है, हम निकालते हैं। एक आध एग्जाम्पल आपको बताते हैं कैसे निकलता है। ध्यान से, बहुत ध्यान से समझिए सब लोग। देखिए, हम लोग आज निकालेंगे अल्फा कण की बंधन ऊर्जा। अल्फा कण की बंधन ऊर्जा, इसी पे न्यूमेरिकल आता है और यही हेडिंग जो मैं बता रहा हूँ यहीं से आपको 5 मार्क मिलता है, एकदम फिक्स है वो 5 मार्क। सीखिए कैसे मिलता है, करना क्या होता है। केवल अगर आपको जोड़ घटाना आता है, जोड़ना और घटाना एकदम नॉर्मल वाला अगर आता है तो जान लीजिए 5 नंबर फिजिक्स में रखा है, आपको बस लेना है। देखिए क्या करना होता है, अल्फा कण की बंधन ऊर्जा निकालनी है आपको। तो पहले एक साइड तो आप लिख लीजिए अल्फा कण 2He4 और एक साइड इसके पार्टिकल लिख लीजिए। इसमें 2 हैं प्रोटॉन और 2 हैं न्यूट्रॉन। बिल्कुल फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, जब न्यूमेरिकल आपके सामने होगा तो इसका अलग से मास और इसका मास एकदम साफ साफ लिखा होगा, केवल आपको जोड़ना और घटाना होगा। बट यहाँ नहीं लिखा, यहाँ मुझे याद है मैं बता रहा हूँ, लेकिन सवालों में लिखा होगा इसका मास सबका मास दिया होगा, आपको केवल जोड़ना और घटाना है। तो यहाँ देखिए, आप एक काम करिए, पहले इसके 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान निकाल लीजिए, फिर देखिए इसका एक्चुअल द्रव्यमान कितना है और देखिए कुछ फ़र्क है या फिर नहीं है। तो चलो देखते हैं। देखो, तो सबसे पहले 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, मैं दाएं साइड निकाल रहा हूँ, दाहिने साइड का 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान निकाल रहा हूँ। तो देखो भैया, 2 प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है 1.00813 AMU होता है, प्लस 2 इंटू न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है 1.00893 AMU होता है। ये मान लो मुझे याद है, बट आप लोगों को ये वैल्यू दी रहेगी, पता रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 2.3, 2 3 6 और 2 1 के 2 8 16, तो यहाँ 16 हो गया 0 और यहाँ पे 2, प्लस में ये गुणा करो, 2 3 6 हो गया, 2 9 18 हो गया, 2 8 16, 1 17 हो गया और 2 0 0 हो गया और 2 1 के 2, तो 2.0। दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे आता है 4.03412 इतना AMU। ये क्या निकाला हूँ मैं, ये जो मैं निकाला हूँ ये है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान मेरे पास इतना आ जाता है। तो ये 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है। आगे अब मुझे पता है कि 2He4 का द्रव्यमान, 2He4 का द्रव्यमान, और ये आपको पता होना चाहिए, ये होता है 4.0, इसको देखते हैं 4.00389 AMU, ये होता है एक्चुअल द्रव्यमान। तो देखिए क्या दोनों बराबर हैं? बिल्कुल नहीं। जो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है वो तो इतना है और 2He4 का द्रव्यमान जो है वो इतना है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको निकालना है द्रव्यमान क्षति। तो मैं निकालता हूँ, देखो डेल्टा M बराबर द्रव्यमान क्षति निकाल रहा हूँ, तो कौन ज़्यादा है भैया? हमेशा यही दाहिने वाला ज़्यादा होगा, नाभिक हमेशा कम होगा। तो इसमें से इसको घटाइए, तो यहाँ 4.03412 माइनस 4.00389। जब आप इसको घटाएंगे तो घटाने के बाद जो वैल्यू आती है वो आती है 0.03023
AMU। इतनी द्रव्यमान में कमी आ रही है, यानी नाभिक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान तो कितना था, इतना था, नाभिक का द्रव्यमान इतना था, यहाँ से यहाँ पहुँचने में द्रव्यमान में कितनी क्षति हुई, कितनी कमी हुई, जब मैंने निकाला तो पता लगा इतना। और द्रव्यमान में जो कमी होती है वही ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट होती है। चलो देखते हैं कितनी ऊर्जा बनती है। अब मैं निकालूंगा ऊर्जा, तो आइए आगे। देखिए, हम लोग एक बात जान चुके हैं कि एक AMU द्रव्यमान से कितनी ऊर्जा बनती है, 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये बात जान चुके हैं। और हमारे पास जो द्रव्यमान क्षति है तब 0.0323 AMU से कितनी ऊर्जा बनेगी, कितनी ऊर्जा बनेगी, इसी में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 0.03023 इंटू 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरह जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो करने का तो ये तो कोई भी कर लेगा, बट याद है आंसर मुझे, तो मैं लिख दे रहा हूँ 28.14 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी अगर आपसे कोई कहता है कि एक अल्फ़ा कण का नाभिक टूट रहा है और अल्फ़ा कण के नाभिक के टूटने में उसकी बंधन ऊर्जा कितनी है, तो कितनी बंधन ऊर्जा वो बनाता है, तो आपको ये याद होगा, याद होना चाहिए। तो कितनी होती है, 28.14 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये अल्फ़ा कण की बंधन ऊर्जा है। इस तरह अल्फ़ा कण की बंधन ऊर्जा हमें पता हो जाती है। ठीक है, एक इसमें केस होता है, यदि आपको कहा जाए प्रतिन्यूक्लियन निकालिए, क्या निकालिए, प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। अगर प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा निकालनी पड़ी तो कुछ मत करिए, इसी में आप क्या करिए, इसी में आप क्या करिए, 28.14 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कहीं भी निकालनी हो तो इसकी बंधन ऊर्जा में एटॉमिक नंबर से, एटॉमिक मास से डिवाइड करिए, आएगा कितना, 7.03 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस प्रकार अल्फ़ा कण में दो एनर्जी आती है, एक नॉर्मल बंधन ऊर्जा 28.14 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एक प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, और प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कितने आते हैं, 7.03 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आज हम लोगों ने पूरा ये सीख लिया नाभिकीय ऊर्जा के बारे में। क्या क्या सीखा, एक बार रिवाइज करते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले तो परमाणु द्रव्यमान मात्रक सीखा क्या होता है, फिर हमने सीखा कि परमाणु द्रव्यमान मात्रक और केजी में क्या रिलेशन होता है, फिर मैंने सीखा कि परमाणु द्रव्यमान मात्रक और एनर्जी में क्या रिलेशन होता है, फिर आपको मैंने बताया कि द्रव्यमान क्षति क्या होती है, बंधन ऊर्जा क्या होती है, और अल्फ़ा कण की बंधन ऊर्जा आपके सामने मैंने कैलकुलेट किया। तो इस तरह से आज के लिए इतना ही। बाकी इस चैप्टर में इसी पे न्यूमेरिकल्स है, आप इसको बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। अगले वीडियो में मैं इसका न्यूमेरिकल बताऊंगा जो कि 5 मार्क आपको बोर्ड परीक्षा में दिलवाएगा। वहाँ से एक न्यूमेरिकल 100% श्योर होता है, एग्ज़ाम में आता है, और कुछ नहीं, आपको जो जो यहाँ मैंने किया है वही करना होता है। तो एक बार प्रोटॉन न्यूट्रॉन को कैलकुलेट करना होता है, एक बार एक्चुअल न्यूक्लियस कैलकुलेट करना होता है, दोनों को घटाना होता है। जो भी है मैं अगले वीडियो में न्यूमेरिकल सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। Yeah.